नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से लड़ी, गृह मंत्री से लड़ी, तुम्हारे तमाम इन ढोंगियों से लड़ी जो शेर कहलाए जाते हैं, 56 इंच की छाती वाले। औकात ला के दिखा दी तुम्हें सामने कि इनका सच क्या है, ये कितने बड़े ढोंगी हैं, इनके पास कुछ नहीं है सिवाय धर्म के नाम पे तुम्हें बेवकूफ बना। नरेंद्र मोदी जी ने हमें इस धर्म के नाम पर लूटा है। ये हमारा मान सम्मान है जिसकी दलाली करके आज देश में प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस मान सम्मान की दलाली करके ऐसे बेवकूफ बना के देश का प्रधानमंत्री बना है, तब आज देश 164वें नंबर पे पहुंच गया। पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है। ये हमारी औकात हो गई कि हमें ऑक्सीजन मांगने पड़ रही है विश्व के सबसे बड़े ऑक्सीजन धारक होके। ममता बनर्जी को क्या झटका लगा ये आप देखिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी ताकत के साथ, आपने देखा मोदी जी ने किस प्रकार से, कौन सा ऐसा रूप है जो मोदी जी ने अख्तियार ना किया हो एक साधारण महिला पर हमला करने पर। किस प्रकार से एक महिला के सम्मान को, मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई पीएम के माध्यम से। परिणाम क्या हुआ? मैंने बोला था आप यूट्यूबर्स हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग भी तो कह रहे थे ना बीजेपी सरकार बना रही है। मैंने यहाँ पे देखा, मेरे साथ के तमाम लोग कह रहे थे बीजेपी सरकार बना रही है, मजाक बना रहे थे। इस प्रकार का माहौल बनाने वाला है कौन? है कौन? आप लोग। सवाल आपके ऐसे रहते हैं कि 2 मई दीदी गई, अब आज कहाँ है अमित शाह? कहाँ है अमित शाह? वो दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, 2 मई दीदी गई। यार शर्म नहीं आती देश के प्रधानमंत्री को? इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं दे देना चाहिए? या तो देश के प्रधानमंत्री को एक आम महिला से इस प्रकार से चुनाव को नहीं लड़ना चाहिए। अगर भारत की प्रभुत्व और अखंडता को देखा जाए, अगर लड़ाई तो आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की हार हुई है, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और देखिए आप, अहंकार ने इतिहास कैसा रचा है। ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती हैं 1200 कुछ वोटों से, उसके बाद रिकाउंटिंग होती है और ममता बनर्जी चुनाव हार जाती हैं। ये इतिहास में दर्ज होगा। प्रधानमंत्री जी किस प्रकार के चरित्र के हैं और अमित शाह का किस प्रकार का चरित्र है, इस जीत को हार करना एक डीएम की कलम से लिखा जाता है। किस प्रकार से अपनी खिजाट को यहाँ पे प्रयुक्त किया, इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा। और इस घटना के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का हार का स्मरण इस देश में नौजवान करता रहेगा कि एक साधारण सी भारत की महिला ने किस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में, जब आज भारत भुखमरी से, बदहाली से, महामारी से, तमाम तरह से संकटों से जूझ रहा है, बंगाल की जनता ने पूर्णतः एकजुटता के साथ, राष्ट्रवाद के साथ ममता दीदी को वोट दिया है। ये पूरे देश को मानना पड़ेगा। रहा उनकी सीटों का बढ़ने का सवाल, आप देखिए विपक्ष की पार्टी सीपीएम, जिसको उद्योगपतियों ने खरीद लिया एक प्रकार से, क्या ये हालत हो सकती है जिस पार्टी ने 35 साल देश में शासन किया हो? नाम बदल गया, अब बीजेपी हो गई, बीजेपी हो गई। लेकिन ममता दीदी जी के वोट बैंक प्रतिशत बढ़ाई है, लोगों ने ममता दीदी जी का सपोर्ट किया ही है। और ये सरकार पूरे देश के नागरिकों का, इस सरकार को बहुमत था, सहयोग था। कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जिस पार्टी ने दीदी का सहयोग ना किया हो। आज देश एकजुट है, देश आज एकजुट है। इसे तरह तरह से बिगाड़ने का प्रयास करने वाले भाजपाई हैं जो हमेशा बांटते हैं, और ऐसे इनके सहयोगी जिन्होंने हमेशा मुद्दों के आधार पर लोगों को बांटा है। बस वास्तविकता देखें। देश में इतना भाजपा का विरोध होने के बावजूद भी भाजपा 2 राज्यों में सरकार बना लेती है। देखिए 2 राज्यों में सरकार बना लेती है, आज देश का प्रत्येक नागरिक समझता है, बार बार बोलने में अच्छा भी नहीं लगता है। बिहार में भी सरकार कैसे बनाई देश पूरा जानता है। आप देखिए महामारी से देश को बचाना चाहिए था या एमपी में सरकार बनानी चाहिए थी, तो आप लोग जानते हैं कैसे फडणवीस महाराष्ट्र में चोरी से शपथ लेता है रात में 3 बजे। क्या बताऊं आपको सरकार के मामले में यार, बहुमत अहुमत। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था बची कहाँ है जहां विश्वास किया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है। चुनाव आयोग जिस पे आज हमारा लोकतंत्र कायम है, आज उसमें किस चरित्र के लोग हैं? अरोड़ा जी के कोई बहुत साफ सुथरी जिंदगी चरित्र नहीं है, जिन्होंने आज हमारे मतदान के साथ खिलवाड़ कर रखा है। ये देश के प्रत्येक नौजवान को इस पर चिंतन करना चाहिए। हमारा मान सम्मान, स्वाभिमान और हमारा सब कुछ है इस देश में, हमारा मत का अधिकार, उसे सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी निरंतर खिलवाड़ कर रही है। इसके परिणाम, इसके तमाम आपको उदाहरण प्राप्त हो चुके हैं। ईवीएम में आप देखिए केवल बीजेपी को ही वोट जाता है, अदर किसी को नहीं, ना सपा को, ना बसपा को, ना दीदी को, ना XYZ किसको। भाजपा से प्रेम है, गाड़ियों में इनकी में ही मिलता है। जब से ये लोग शासन और सत्ता में आए तब से ईवीएम कभी होटल में, कभी किसी बीजेपी के नेता की गाड़ी में, उससे पहले ईवीएम कभी नहीं मिलते थे। इस प्रकार से समझने की जरूरत है। आज महामारी है देश में, ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं और नाम महामारी का किया जा रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा ना। कल हमारे देश में ये स्थिति पानी को लेकर होने वाली है। नरेंद्र मोदी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता शमशान में आज जगह है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता होता तो ये हमारे ऊपर जुर्माना नहीं लगाते, उस महामारी से लड़ने का प्रयास करते। WHO की गाइडलाइन पूरा देश पालन करता है, लेकिन WHO की गाइडलाइन का सरकार हमारी अगर दुरुपयोग करे, जब ये चुनाव लड़ते हैं तो कोरोना नहीं है, हैं? और इनका विपक्ष है जहां, वहां कोरोना है।
जहाँ इनके खिलाफ लोगों को देश में जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज हमारे देश को किन हालातों में ला दिया। 5 नंबर पे दुनिया की अर्थव्यवस्था का देश भारत आज 164वें नंबर पे ला दिया। ये कोई मजाक का विषय नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाकामी के लक्षण हैं जो आपके सामने प्रमाण सहित हैं। लेकिन आप आज किस स्वार्थ में अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। ये किसान विरोधी बिल देश के प्रत्येक नागरिक की लड़ाई है। ये हमारी जीविका पर फर्क डालने वाली बात है। आज ऑक्सीजन का भंडारण किस बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहा है। और जब कल आपका रोटी, आपका अनाज अगर ये भंडारण हो जाएगा तो मजदूरों का क्या होगा, ऑटो वालों का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा आम नागरिक का। एक दिन की लेबरी में क्या वो रोटी ले पाएगा, अपने 4 बच्चों के साथ रोटी खा पाएगा? सोचने का और समझने का सवाल है। ये इतनी बड़ी लड़ाई है किसान आंदोलन। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 4 साल बेमिसाल। वहीं यूपी के अंदर कई ऐसे मामले आए हैं कि जो लोग फ्री में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे या दे रहे थे, पहुंचा रहे थे, उनके ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है। यार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोगों को कटघरे में खड़ा करके गुमराह करना इनका हमेशा से यही एक सिद्धांत है। इन्होंने करा क्या है, किया क्या है? ये देश सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाला देश है। आज उस देश में ये परिस्थितियाँ, कौन है जिम्मेदार? योगी जी किसके लिए रो रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं योगी जी? आज हमारे देश दूसरे देश से ऑक्सीजन मांग रहे हैं। सबसे ज़्यादा विश्व में पैदा होती है, कहाँ गई ऑक्सीजन? किसने भंडारण कर रखा है? आप सोचिए, इस प्रकार से अगर हमारे देश में अनाज का भंडारण हो जाएगा तो ये देश भुखमरी का शिकार हो जाएगा। बहुत बड़ी गंभीर परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी ने हमें इस धर्म के नाम पर लूटा है। ये हमारा मान सम्मान है जिसकी दलाली करके आज देश में प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस मान सम्मान की दलाली करके वो अजय बिष्ट, आदित्यनाथ योगी जैसे आप लोग कहते हो, बेटियों को बचाता है, भगवा धारण किए हुए ये सन्यासी है। राजनीति करनी थी तो भगवा का त्याग कर, राजनीति करनी है तो भगवा का त्याग कर। आ मंच में वो डायलॉग मार, भगवा पहन कर राजनीति क्यों कर रहा है? भगवा पहन के वन में बैठ, धर्म की बात बता, ज्ञान की बात बता, न्याय की बात बता। ये है वास्तविकता है। इन्हें समझना पड़ेगा, इन मनोवृत्तियों से निकलना पड़ेगा, सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज जीविका का सवाल है, बेरोजगारी से लड़ना है, भारत को बचाना है। आज देशभक्ति की बारी है, पार्टी भक्ति नहीं चाहिए। परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, समझने की जरूरत है। बंगाल के जो नतीजे आए हैं उससे किसान आंदोलन पे क्या फर्क पड़ेगा? किसान आंदोलन पे उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, सरकार से खिलाफ है। दीदी जीत जाए, दीदी हार जाए, उससे कोई नहीं। थोड़ी मनोबल में तो हमें दुख तो होता है अगर दीदी हारती। दीदी की जीत के साथ हम लोगों ने जाके भाजपा का विरोध भी किया। मैंने तो दीदी का प्रचार किया है। आज आप पे जनता विश्वास कर रही है, जिसका आपको इन्हें बना दिया आपके खिलाफ कानून, समझते हैं ना आप? तो आज आप जनता की सबसे बड़ी जरूरत हो तो उस जरूरत को बनाए रखो ईमानदारी के साथ। कहाँ है सोनार बंगला? कहाँ है मोदी की बातें? आप क्या 18,000 रुपए देगा मोदी किसानों को? जो जुमला था, या हमेशा जुमला कह देगा इसको भी, जो 18,000 रुपए किसानों को देने का जुमला दिया था किसान आंदोलन में, ये देगा क्या? या खाते में पहुंचेंगे? है इसका प्रमाण पत्र मिलेगा आज बंगाल के किसान को? ये गया था सोनार बंगला बनाने, ये टोरी हमसे कह रहा था मैं बनिया हूँ। हिसाब, हम भी राजपूत हैं, हिसाब किताब टेटिया पे पैर रख के लेते हैं, हम भी लेते हैं ऐसे हिसाब किताब। अगर ये बनिया है तो सच्चाई ये अब दे किसानों को, और वो किसान बताएं जरूर कि 18,000 रुपए हमारे अकाउंट में आए हैं। अब दे 18,000 रुपए। ऐसे बेवकूफ बना के देश का प्रधानमंत्री बना है, तब आज देश 164वें नंबर पर पहुंच गया। पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है। ये हमारी औकात हो गई कि हमें ऑक्सीजन मांगना पड़ रही है विश्व के सबसे बड़े ऑक्सीजन धारक होके। हैं? ये कोई मजाक है? कहाँ है राष्ट्रवाद? कहाँ है धर्म की बात? कहाँ है इस देश में? वो ब्राह्मण तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा ऊंचापन, ऊंच नीच से काम नहीं चलता, वास्तविकता को भी देखना पड़ता है, चरित्र से काम चलता है। देखो चरित्रवान थी ममता बनर्जी, अपनी दम पे लड़ी, उद्योगपतियों से लड़ी, चुनाव आयोग से लड़ी, सीबीआई से लड़ी, ईडी से लड़ी, सीआरपीएफ से लड़ी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से लड़ी, गृह मंत्री से लड़ी, तुम्हारे तमाम इन ढोंगियों से लड़ी जो शेर कहलाए जाते हैं। 56 इंच की छाती वाले, औकात ला के दिखा दी तुम्हें सामने कि इनका सच क्या है, ये कितने बड़े ढोंगी हैं, इनके पास कुछ नहीं है सिवाय धर्म के नाम पे तुम्हें बेवकूफ बनाना। बंगाल की पढ़ी लिखी जनता ने वो संघर्षशाली, उसका चरित्र देखिए आप। ममता बनर्जी प्रचार से नहीं बनी, ममता बनर्जी बनी है संघर्ष से। कैसे संघर्ष किया वामपंथियों के साथ, जाके देखो। आज उस संघर्ष की बदौलत आज ममता दीदी 203 की ये आंकड़े को पार कर पाई है। नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह अहंकार को उसकी औकात बताई है। नारी शक्ति से कोई नहीं जीता। ये तो क्या है यार, रावण जैसे सुहा हो गए ये तो।